दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है। आई एम एन अल्कोहलिक Hi, एंड थैंक यू। Rishi. हाय, Hi, very much for inviting me today to speak on emotional entanglement. दोस्तों, ये जो अपना ए का प्रोग्राम है, यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो जो शराब से मुक्ति मिलती है वो तो एक छोटा सा तोहफा है, वो तो बस एंट्री का गेट है। उसके बाद तो पूरा महल मिल जाता है। तो मैं इस प्रोग्राम में 2005 में आया था, और 2005 में यहाँ आने के बाद मैं फिर बस यहीं का होकर रह गया, आप ये मान के चल सकते हैं। फिर यहाँ से जाने का मन भी कभी दिमाग में दूर से ख्याल भी नहीं आया, और कुछ भगवान की ऐसी कृपा कृपा हुई कि जीवन मेरा बदल गया। मतलब जैसे एक होता है ना कि आदमी उलझ जाता है, जैसे कि आपका पतंग उड़ा रहे हो और पतंग उड़ाते उड़ाते कहीं पे डोरी उलझ जाए, किसी पेड़ में, किसी बिजली के तार में उलझ जाए, पता है ना। तो अब लेकिन कभी कभी हमारी कुछ इंसिडेंसेस के अंदर भावनाएं उलझ जाती हैं। तो उसी के बारे में ये आज का टॉपिक है, भावनात्मक उलझन। तो मुझे जब मैं यहाँ पर आता रहा, मतलब धीरे धीरे आता रहा, तो मेरा कुछ शुरू शुरू में जब मैं यहाँ पर आया, जैसे आप लोग पिंक क्लाउड कहते हो, वो पिंक क्लाउड का मेरा 2-3 साल बहुत अच्छा गया। तो जैसे अपना इमोशनल इंटेंगलमेंट आज का टॉपिक है, तो इमोशंस तो मेरे अंदर होती हैं। अब मैं इस बारे में नहीं जाने वाला कि टेक्निकली स्पीकिंग क्या चीज फीलिंग होती है, क्या चीज इमोशन होती है। तो लेकिन कुल मिला के एक मेरी जो भी मेरे मन के अंदर चलता है, मैं इमोशन, भावना क्या होती है, भावना मेरे अंदर होती है और वो अपने आप को प्रदर्शित करती रहती है। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या होती है इस मतलब जीवन को जीने में, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे मेरे तार उलझे हुए हैं। जैसे पतंग के तार उलझे हुए थे बिजली के तारों में, ऐसी बहुत सारी मेरी चीजों में ना मेरे तार उलझ जाते हैं। और जब मेरे तार उलझ जाते हैं ना, तो उससे मेरे को, अब जैसे मेरे एक मित्र हैं, और मेरे जो मित्र हैं वो अक्सर मेरे को, जब मैं उनके साथ स्कूल में पढ़ रहा था, तो बस कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे कि मेरी बेइज्जती की जा सके। अब कुछ इंसिडेंसेस के अंदर मेरे तार उलझ गए हैं। अब मैं वापस कभी नोएडा भी जाता हूँ तो जिन लोगों से मिल लेता हूँ उनसे मिल लेता हूँ, पर उन मित्र से मिलने नहीं जाता जिन्होंने मेरे साथ स्कूलिंग इतने सालों तक करी है। जनरली अवॉइड ही करता हूँ, कोई खास प्रयास नहीं करता। तो कभी कभी ना मेरी इमोशन उलझ जाती है। तो जैसा आज हमारा ये टॉपिक है अपना इमोशनल इंटेंगलमेंट का, तो मेरे अंदर काफी सारी इमोशंस होती हैं। पर बात यह है कि मेरी इमोशंस होती क्यों हैं किसी भी चीज से। अब मैं जो जॉय की इमोशन होती है, जो पीस, एक जॉय की इमोशन होती है, प्रेम की जो इमोशंस होती है, उनकी बात नहीं कर रहा। जो अच्छी इमोशंस होती हैं उनसे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जो नेगेटिव इमोशन होती है, फियर हो गया, लस्ट हो गया, सेल्फ सेंटर्ड, और काफी सारी चीजें होती हैं, मैं ग्रीड हो गया मेरे अंदर, इस तरह की जो चीजें मेरे अंदर होती हैं वो होती क्यों हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं, इसी टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं कि मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस होती क्यों हैं। तो मैं जब जब मैं जब लगभग 4 साल का था, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। और मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, और पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी मदर को और मेरे भाई वगैरह को काम करना पड़ा। तो मेरा भाई जो था वो अक्सर घर छोड़ के चला जाया करता था। वो 12-14 साल का था, 14 साल का था उस समय। उसे अचानक काम करना पड़ा, मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ के नौकरी करनी पड़ी। लेकिन वो अक्सर घर छोड़ के चला जाया करता था। और जब वो घर छोड़ के चला जाया करता था तो घर में पैसे की किल्लत रहती थी, पैसे की परेशानी रहती थी। पैसे की परेशानी रहती थी तो मुझे ना अपने भाई के प्रति घृणा होने लगी। मुझे वो नापसंद होने लगा कि जब उसकी जरूरत है, अगर वो घर पे रहता है, अगर घर पे अपना पैसा सैलरी का देता है, तो घर ठीक चलता था। लेकिन जब वो छोड़ के चला जाता तो काफी परेशानी होती थी। तो मुझे अपने भाई के प्रति ना थोड़ी 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 घृणा होने लगी। और जिससे हुआ ये कि मेरे भाई से मेरे संबंध लगभग कभी भी अच्छे नहीं रहे। और एक दिन मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तो खैर वो दूसरी बात है। तो मैं जो उसको घटना हुई कि वो अक्सर घर छोड़ के चला जाता था,
उसको मैंने जिस तरीके से अपने जीवन में मीनिंग दिया, ये मीनिंग दिया कि ये घर छोड़ के चला जाता है, इससे हम लोग खतरे में आ जाते हैं, हम लोग परेशानी में आ जाते हैं, और हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट है, जो भी मतलब हमारी जो वेल कीपिंग है, जो भाई उसे हमें हमारी मदद करनी चाहिए ना। अब मदद नहीं करता और उसकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तो इस कारण से मुझे उससे घृणा होने लगी। लेकिन केवल ये चीज नहीं थी, मैं केवल 4 या 5 या 6 साल का था, ग्रो करता था, मुझे नहीं पता था कि जिम्मेदारी क्या होती है। मैं तो अपने भाई को बस प्यार करता था, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था, मैं तो उसके साथ मिलना चाहता था। लेकिन आसपास के जो लोग उसको बुरा कहते थे ना, कि निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, किसी काम नहीं आ रहा, इस तरह की बातें जो कहते थे, जब इस तरह के मैं शब्द सुनने लगा ना, ये जो शब्द थे इस तरह से डिफाइन होने लगा। इंसिडेंट वो घर छोड़ के चला जाता था, ये एक बात थी, लेकिन उस तरह की चीजों को जब सुनने लगा ना, कि भाई ये घर छोड़ के चला जाता है, निकम्मा है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, जब मैं इस तरह की डेफिनेशन सुनने लगा ना, तब मेरी इमोशन उसके बारे में नेगेटिव होने लगी। मेरे मन में उसके प्रति घृणा की भावना आने लगी, मेरे मन में उसके प्रति अपेक्षा की भावना आने लगी, मैं उसे नापसंद करने लगा, मैं उससे गलत बिहेव करना मैंने चालू कर दिया। फिर वो जो भी करता था मैं उसको गलत नजर से ही देखता था। तो मेरी, देखा जाए, मैं इसका कारण नहीं था कि नेगेटिव भावनाएं क्यों आई, लेकिन एक बच्चे का मन कोमल होता है, और बच्चे का मन जो कोमल होता है उस पे जो भी चीजें अंकित की जाती हैं वो चीजें अंकित हो जाती हैं। तो मेरे को जब मैं ए में आ भी गया था तो भी मेरे उसके साथ जो रिश्ते थे ना वो बहुत अच्छे हो गए हों, कभी मैंने दिल खोल के कहा हो कि आ गले लग जा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और मैं तो ये में 2005 में आया था, उसकी मृत्यु तो 2012 में हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने उससे कभी ये नहीं कहा था आग गले लग जा, क्योंकि मेरे को जो उसके प्रति घृणा थी ना, अब ये जो घृणा होनी, अगर ऊपर ऊपर की नजर से देखो तो ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारे को तो इस भाई के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए थी, है ना। ऊपर की नजर से देखो तो ऐसे ही लगता है ना कि भाई तुमको इस व्यक्ति के प्रति, तुम्हारे भाई के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए थी। अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि शायद मैं उस जगह से आगे निकल कर आ गया हूँ, उस क्षण से आगे निकल के आ चुका हूँ, मुझे लगता है कि शायद इसकी जरूरत नहीं थी जो था, लेकिन उस समय मुझे घृणा की फीलिंग आती थी। तो अब मैं जैसे अपना प्रोग्राम करता रहा, जब मैं नोएडा को छोड़ के पूना में आ गया, जब मुझे एक नया स्पॉन्सर मिला, नई दृष्टि मिली देखने की चीजों को, तो मैंने देखना चालू करा यार कि ये जो इमोशनल मेरी जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना, ये अकस्मात नहीं आती हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज जो मेरे साथ गलत मेरे को जो एक साथ जो चीज मेरे साथ गलत हुई ना, वो ये हुई कि ये जो नेगेटिव फीलिंग आती है ना, ये अकस्मात नहीं आती है, ये प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक है, मतलब जितनी भी फीलिंग्स मेरे अंदर होती हैं, इमोशंस होती हैं, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। अगर मैं किसी ग्राउंड पे खड़ा हूं, अपना पीसफुल होके आराम से मस्ती में गार्डन में घूम रहा हूं, और अगर मुझे बता दिया जाए कि इस गार्डन के नीचे, मेरे पैरों के नीचे लैंड माइन बिछी हुई है, या यहाँ पे कुछ इस तरह के कीड़े हैं जो काटने तो आदमी मर जाएगा, या यहाँ पे कुछ इस तरह का खतरा है ना, यहाँ पे कुछ चोर डाकू लोग छुपे हुए हैं, किसी का इनकाउंटर होने वाला है, कुछ इस तरह की बात पता चल जाए अचानक, तो वो गार्डन जो मुझे प्रकृति की सुंदरता लग रहा था ना, उसी क्षण जैसे ही वो पता चलेगा ना कि इस गार्डन के अंदर खतरा है, जैसे ही वो खतरा घुसेगा, खतरे नाम की डेफिनेशन घुसेगी, मैं उसी समय मेरी इमोशन जो है वो रिस्पॉन्ड करने लगेंगी। मेरे अंदर फियर की इमोशन आ जाएगी, मेरे अंदर अपने आप को बचाने की इमोशन आ जाएगी, मेरे अंदर सर्वाइवल की इमोशन एकदम जागृत हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि कोई खतरा नहीं है तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसा जैसे बताते हैं ना कि जब अंधेरा होता है और बड़ा चांदनी रात हो, थोड़ा अंधेरा हो, चांदनी रात में सब कुछ साफ साफ नहीं दिखता है ना, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखता है, थोड़ा सा हेजी दिखता है। अब आदमी छत पे अपने घूम रहा हो और छत पे एक रस्सी पड़ी हो और अचानक लगे कि ये सांप है, जो रस्सी, अगर अंधेरे में कभी कभी फियर में क्या होता है, रस्सी भी सांप दिखती है, अगर वो रस्सी भी सांप लगेगी ना, एक सांप लगेगी, तो मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो जाएंगे, एकदम खड़े हो जाएंगे। तो मेरा जो इमोशनल रिस्पॉन्स होगा ना, वो एकदम जान बचाने का होगा, और वो नेचुरल है। तो मेरे अंदर फियर आ गया, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तो मेरे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो तो मेरे अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। और
चक्कर अब यहाँ पर बस इतना है कि ये जो मेरे अंदर फियर आ गया है ना, जैसे मुझे पता चलेगा कि यार ये केवल एक रस्सी है, ये केवल एक रस्सी है, ये सांप नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरा फियर उसी समय चला जाएगा, उसी समय चला जाएगा। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है, मेरी जो कुछ अजम्पशन है ना, वो अजम्पशन ही गलत है जिंदगी के बारे में। जैसे कि मुझे बचपन में बता दिया कि भाई निकम्मा ऐसे जिम्मेदारी से रहना चाहिए, अब पिताजी नहीं है तो उसके बाद कौन देख रेख करेगा, दुनिया भर की बातें बता दी। अगर मेरे को कोई सही अजम्पशन दे देता कि भाई देख, आदमी अपना भाग्य ना ऊपर वाले के यहाँ से डायरेक्ट लेके आता है, आदमी जो है अपना भाग्य ऊपर वाले के यहाँ से डायरेक्ट लेके आता है, और असल में गॉड इज आवर प्रोवाइडर। अगर बचपन में ये बात बता दी होती ना कि गॉड इज आवर प्रोवाइडर, अगर इंफॉर्मेशन शुरू से ही सही होती मेरे पास, तो मुझे अपने भाई से घृणा ना होती। तो मेरे पास जो जितनी भी मेरी इमोशंस हैं, घृणा की, मेरे पास जितनी सेल्फ पिटी की इमोशन है, किसी ना किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के कारण है। तो जो इमोशनल इंटेंगलमेंट है ना, जो मेरे तार जो उलझे हुए हैं जिंदगी में, किसी ना किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को लेके उलझे हुए हैं। तो मैं इस घटना का अक्सर जिक्र भी कर देता हूं कि मैं जब लगभग 7th स्टैंडर्ड में था तो साइकिल चला रहा था, और साइकिल मेरे दोस्त की थी, दोस्त मेरे पीछे बैठा हुआ था, और हम लोग जा रहे थे, और सामने से एक ट्रक आया तो मेरा हैंडल हिल गया, और जैसे ही मेरा हैंडल हिला तो वो ट्रक तो निकल गया। उसके बाद मेरे दोस्त ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि तू जिंदगी में कभी ड्राइव नहीं कर पाएगा, जिंदगी में कभी राइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरा दिमाग जैसे तो सामने से खतरे को आता हुआ देखता है ना, तो तेरा दिमाग शून्य पे आ जाता है, ऐसा आदमी कभी राइड नहीं कर पाएगा। और मैं उस समय गिल्ट में था, मैं ये सोच रहा था मेरा हैंडल कैसे हिल गया, अगर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता। मतलब मैं एक्सीडेंट करने ही वाला था, मतलब मैं इसकी और अपनी जिंदगी खत्म करने ही वाला था, मतलब मैं पापी था। और उसके ऊपर से उसने, जब आदमी गिल्ट में होता है ना, वो कोई भी रॉन्ग जजमेंट अपने लिए एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैंने जैसे ही उसने कहा ना, तो जिंदगी भर कभी साइकिल नहीं चला पाएगा, तो कभी जिंदगी भर राइड नहीं कर पाएगा, तो कभी जिंदगी भर गाड़ी नहीं चला पाएगा, मैं उसकी बात मान गया। क्योंकि जो आदमी जो गिल्ट में होता है ना, वो कुछ भी मानने को तैयार होता है। मैं उसकी बात मान गया, उसका जजमेंट मान गया। मैं 12 साल का था, और जब मैंने व्हीकल चलाना शुरू किया, मेरा 36 साल का हो चुका था, अभी 5 साल पहले। तो 24 साल लग गए मुझे, 24 साल लग गए मुझे उस फीलिंग से बाहर आने में, उस अजम्पशन से बाहर आने में कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, है ना। तो मैं जैसे ही मैं कोई गाड़ी वगैरह, मैं अपनी वाइफ को लेके, अपने बेटे को लेके, मैं खुद बसों के धक्के खाता रहा, ऑटो रिक्शा के धक्के खाता रहा, पैदल चलते रहे कितना कितना। मैं अपनी 3 किलोमीटर दूर मेरी कंपनी है, पैदल चल के जाता था। और एक दिन मैं ऐसे ही पौंडीचेरी में आया, तो यहाँ पे ना ऑटो के प्राइसेस बहुत, मतलब दे चार्ज एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस, एग्जॉर्बिटेंट फेयर। तो यहाँ पे थोड़ी सी 5 किलोमीटर की दूरी के भी 300 रुपए चार्ज करते हैं। तो मैं वो, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पे 200 रुपीज ऑफिस जाने के लिए एंड 200 रुपीज ऑफिस से वापस आने के लिए। तो मैंने कहा चलो 2-3 किलोमीटर वॉक कर लेंगे। एक दिन मैं जा रहा था, रेड लाइट हुई, कई सारी महिलाएं जो थी वो एक्टिवा पे फटाफट आके रुकी, और उसमें से एक महिला थी एंड शी वॉज वेरी फैट, और उसने अपना स्कूटर रोका बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, चश्मा लगाया हुआ था, ऊपर देख रही थी और सूरज की तरफ देख रही थी, और एकदम स्टाइल में रोका। मैंने मन में सोचा, यार जब ये महिला कर सकती है ऋषि, तो तू क्यों नहीं कर सकता, तू तो फिर भी स्पोर्ट्समैन रहा है। उस दिन से जब मेरा ओरिएंटेशन बदला ना इस बारे में कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। पहले तो लगता था ना मैं कर ही नहीं सकता, मेरा दिमाग जीरो पे आ जाता है। जब वो ओरिएंटेशन मेरा वहां से बदला ना, फिर मैंने फटाफट ड्राइविंग सीख लिया। मैं इस इंसिडेंस को इसलिए कहता हूं कि मैं ना ऐसी किसी न किसी गलत इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं अटका पड़ा हूं। मैं अपने ऊपर इतना पुअर सेल्फ पिटी में फील करता था, यार तेरा बच्चा है, मेरा बच्चा था, स्कूल में लेके जाता था तो पहले पैदल चलते थे, फिर एक शेयर्ड ऑटो पकड़ते थे, फिर स्कूल में जाते थे, और वापिस वो जो पैदल चलने की रास्ता था वो लगभग 1 किलोमीटर था। मेरा छोटा सा 3.5 साल का बच्चा, 3.5 जब बिल्कुल नर्सरी में था, प्री नर्सरी टाइप की जो होती है क्लासेस, उसमें था, मुझसे कहता था पापा हमारा घर बहुत दूर है। छोटा सा बच्चा। मेरा एक दोस्त बाइक वगैरह पे कभी लेने आ जाता था तो उसके लिए बड़ा खुश होता था कि आप तो चाचा आएंगे, और मुझसे कहता था। लेकिन इतना कुछ मैं झेल रहा था, क्यों? क्योंकि मैंने किसी की क्या मतलब माना तो मैंने ही था ना, तो मैंने अपने बारे में गलत ओपिनियन एक्सेप्ट कर ली थी, फंसा पड़ा था। जैसे ही मुझसे कोई कहता था भाई बाइक ले लो,
स्कूटर ले लो, चलाना सीख जाओ, मुश्किल से 15 दिन का काम है। क्या मेरे दोस्त कहते नहीं थे? काफी सारे दोस्त कहते थे मेरे, अरे 20 दिन में सीख जाएगा, अरे 15 दिन में सीख जाएगा, अरे मैं तो ये 24 घंटे में सिखा दूंगा, अरे मैं तो वीकेंड पे सिखा दूंगा। मैं कुछ करने को रेडी नहीं था भाई, मैं कुछ करने को रेडी नहीं था। क्यों नहीं रेडी था? क्योंकि मेरा दिमाग तो शून्य में आ जाता है, बात को माने पड़ा हुआ था। जैसे एक बात बताते हैं ना कि भाई तो माने पड़ा हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग जी रहा था। मेरी जो प्रॉब्लम क्या है कि दिमाग जो होता है ना, दिमाग जो होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, वो नेचुरली इस तरह का बना हुआ है कि वो प्लेजर की तरफ भागेगा, जैसे उसे प्लेजर दिखेगा उसकी तरफ भागेगा वो, और वो दर्द से दूर भागेगा, जो पेन है ना उससे दूर भागेगा। मेरे को बाइक चलाना पेन लगता था, इट्स अ रिस्क, इट्स अ डेंजर टू लाइफ। में कहीं ऐसा हुआ मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, और दुनिया भर की बातें सोचता था यार, दुनिया भर की बातें सोचता था, है ना। एक्सीडेंट वैसे भी हो सकता है, लेकिन बाइक चलाने से बहुत डरता था। लेकिन अब जब वहां से वो ओरिएंटेशन बदल गया, वही बाइक है, वही गाड़ियां हैं, मस्ती में चलाता हूँ, कभी कुछ नहीं होता यार, बहुत बढ़िया चलाता हूँ। मुझे तो पहले लगता था कि मेरे अंदर वो जीन ही नहीं है गाड़ी चलाने वाला, लेकिन आज है और बढ़िया चलाता हूँ। तो मेरे को जो मेरी इमोशनल इंटेंगलमेंट है ना, वो कहाँ कहाँ पे एक एक इंसिडेंट्स पे कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फंसा हुआ है। वो कहते हैं ना, इंसान जब आता है तो वो मानस पटल उसका बिल्कुल साफ ड्राइंग शीट की तरह होता है। तो अब उसमें कुछ तो पहले से ही हमारे कुछ नैसर्गिक गुण तो होते हैं, उसमें मना नहीं कर रहा, परंतु काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो हमने यहाँ पे इंटरप्रेट करके सीखी हैं, यहाँ पे इंटरप्रेट करके सीखी है। मैं मैथ से बहुत डरता था स्कूल में पढ़ता हुआ। क्यों? इसके अंदर दिमाग ही नहीं है, इसके अंदर दिमाग ही नहीं है, इसके अंदर दिमाग ही नहीं है। अब मेरा किस्मत इतनी अच्छी रही कि 10th क्लास में कोई टीचर आ गया, वो कहता अगर तेरी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये गारंटी मैं लेता हूं। मैंने कहा सर आपको लगा होगा, मैं इस तरह का नहीं हूं, मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। कहता बेटा मैंने बचपन से ना बच्चे ही पढ़ाए हैं बस, और कुछ जीवन में कुछ नहीं करा, और मेरी फर्स्ट डिवीजन आई। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं, जब एक आदमी बिलीव दिखाता है ना मेरे अंदर, तो मेरा ना इमोशनल अरेंजमेंट, पहले तो मुझे लगता था मेरे अंदर मैथ समझने का दिमाग ही नहीं है। जब सामने के टीचर ने मुझे दिखाया कि भाई तू इस तरीके से बदल, तेरे अंदर तो ये चीज है, तेरे अंदर तो नेचुरल टैलेंट है, तेरे अंदर तो नेचुरल इंटेलिजेंस है, सब कुछ बदल गया। फिर वही मैथ था और वही मैं था, मैथ के ऊपर रख दी मैंने अपनी टांग। तो मेरा कहने का अर्थ ये, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन, मेरी जो इमोशनल इंटेंगलमेंट है ना, वो किसी ना किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये मेरा अनुभव के आधार पर बता रहा हूं मैं, मेरी किसी ना किसी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के आधार पर, मेरी अजम्पशन ही रॉन्ग है, और उसमें कोई मेरी गलती नहीं है। क्योंकि बचपन से जैसे बताता है ना, वी आर ऑल सिनर्स, बताया जाता है ना कि वी आर ऑल सिनर्स, मतलब पूरी की पूरी साइकोलॉजी ऐसे लेके चलिए कि इंसान पैदा ही गलत हुआ है, इंसान इज बॉर्न सिनर, पैदा ही गलत हुआ है, पैदा ही फॉल्टी हुआ है। और जब बताया जाता है कि भैया तो पैदा ही फॉल्टी हुआ है, और हम तो केम टू बिलीव वाली प्रजाति के लोग हैं, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक बोथ, हम तो केम टू बिलीव, हम इंसान क्या है भैया, मुझसे कहते हो भैया कि जो अमेरिका है वो 4 गुना बड़ा कंट्री है और 3 गुना बड़ा कंट्री है इंडिया से। मैं आपके ऊपर डाउट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि केम टू बिलीव वाली प्रजाति का हूं, मैंने तो जाके नापा नहीं है, मैंने जाके अमेरिका का क्षेत्रफल तो नापा नहीं है ना। तो आई हैव नॉट मेजर्ड अमेरिका कॉर्नर टू कॉर्नर, मैंने तो कभी देखा नहीं है ना, कभी नापा नहीं है। आप लोग कहते हो, मैं मान लेता हूं। आप लोग, मैं यहां पर आया तो आप लोगों ने कहा कि एक उच्च ईश्वरीय शक्ति है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधार देगी। मैं तो केम टू बिलीव वाली प्रजाति का आदमी हूं, मैंने मान लिया। क्यों ना मानता, मैं तो आदमी उस तरह का हूं ना। तो मेरे जो इमोशंस मेरे को गलत हो रखे हैं ना, मेरे जो कुछ इमोशनल, जैसे कभी फियर, अब जैसे आज सेल्फ पिटी की इमोशन है, वो किस आधार पे है? किस आधार पे है? इस आधार पे मेरे पे पैसा कम है तो मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, थोड़ा लोअर आदमी हूं। एक ना जो बताते हैं, मैंने पढ़ा है कहीं, देखो मैं हॉर्स रेस वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, और उसको फॉलो वगैरह नहीं करता हूं। द ओनली गेम दैट आई फॉलो इज क्रिकेट। लेकिन हॉर्स रेस में ऐसे बताते हैं कि हॉर्स जो होते हैं ना, अगर एक घोड़ा दूसरे घोड़े की आंखों में देख ले तो बहुत जल्दी अपनी पेडिग्री समझ लेता है, और अगर जो लोअर पेडिग्री का जो घोड़ा होता है ना, वो कभी बड़ी पेडिग्री के घोड़े के ऊपर नहीं जाता। जो रेस चल रही होती है ना, जो हायर पेडिग्री का घोड़ा होता है, अगर वो धीरे भी दौड़ रहा हो तो लोअर पेडिग्री का, जो लोअर खानदान से आने वाला जो घोड़ा है, वो कभी हायर पेडिग्री के घोड़े के आगे से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि वहीं पे वो डिसाइड कर लेते हैं हायरार्की क्या है, ये ऊपर रहेगा मेरे,
है ना। तो अब चक्कर क्या है कि मेरे पास क्या है कि मैं आई वॉज कमिंग फ्रॉम वेर एवर आई वॉज कमिंग, आई वॉज फाइटिंग आउट माई लाइफ, है ना। और जब मैं आया तो भाई देखा कि किसी के पास मेरा अभी तो मुझे बहुत अच्छी तरह मतलब मैं एक इंसिडेंस अक्सर बताता हूँ। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता था और उसका नाम जीते था। वो देखने में गोरा चिट्टा लंबा और बहुत ही सुंदर, और उसका परिवार बहुत ही रिच किस्म के लोग थे, मतलब दे वर वेल टू डू, आई थिंक दे वर द बेस्ट टू डू इन द एरिया। और उसके माता पिता भी सब गोरे चिट्टे भाई बहन। तो मुझे लगता था कि यार बहन, जब पर्सनालिटी तो ऐसी होनी चाहिए जैसे इस बंदे की जीते की है, पर्सनालिटी तो ऐसी होनी चाहिए जो इस बंदे की जीते की है। और माँ, अरे देखो कितनी अच्छी बहन है, अरे देखो कितना अच्छा छोटा, परफेक्ट फैमिली दिखती थी, परफेक्ट फैमिली। मुझे जो मेरे पास चीजें थी ना वो अच्छी नहीं लगती थी, ऑटोमेटिकली अच्छी नहीं लगती थी। मुझे अपनी माँ परफेक्ट माँ नहीं लगती थी, मुझे अपनी अपनी बहन परफेक्ट बहन नहीं लगती थी, मुझे अपना घर परफेक्ट घर नहीं लगता था। अरे हजारों चीजें थी। मैं उसके जैसा बनना चाहता था, मैं उसके जैसा दिखना चाहता था, मैं उसके जैसे घर में रहना चाहता था। एक्चुअली जो मैं था वो मैं पसंद नहीं करता था, और जो मैं पसंद करता था वो मैं था नहीं, है ना। क्योंकि मेरे अंदर ना जो मेरे पास था वो मुझे पता नहीं था। मुझे केवल इतना पता था, देख तेरे पास गोरा चेहरा नहीं है, तेरे पास बड़ा घर नहीं है, तेरे पिताजी जिंदा नहीं है, उनके पास तो फैक्ट्री है, उनके पास तो पैसा है। तो वो जो मेरे पास नहीं था वो तो मुझे पता था, है ना। अब मैं कह रहा हूं भाई, रॉन्ग इंफॉर्मेशन का मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी होता है, हाफ इंफॉर्मेशन भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन ही मान के चलो आप। तो अब हाफ इंफॉर्मेशन थी अपने पास जो नहीं था, अब ये तो तथ्य था, इसको कौन मना कर सकता है ना। लेकिन जो मेरे पास था वो मैं कभी कैलकुलेट नहीं करता था। मतलब फास्ट फॉरवर्ड में बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो सारी चीजें जो उस भाई के पास है उससे ज्यादा मेरे पास है आज। और ये कुछ कंपैरिजन करने वाली बात नहीं है, केवल इसलिए बोल रहा हूं कि जिंदगी पे करती है यार, जिंदगी देती है, जिंदगी के हाथ खुले हुए हैं। तो मुझे अपने पास जो था, मेरे अंदर इंटेलिजेंस थी, मेरे अंदर इंटेग्रिटी थी, मेरे अंदर ईमानदारी थी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे किसी ने बताया नहीं कि भैया ये ईमानदारी जो होती है ना चरित्र में, एक दिन इंसान को अमीर बना देती है, चाहे कुछ भी हो। और जो मुझे बताया था ना कि ये जो इंटेग्रिटी है तेरे अंदर, जो इंटेलिजेंस है, ये भी भैया विरासत दो तरह की होती है। एक तो वो जो पैसे होते हैं, गाड़ी होते हैं, कनेक्शन होता है, दिख जाता है सामने, और एक विरासत वो होती है जो एक इंसान का चरित्र होता है, जो उसके सपने होते हैं। मुझे किसी ने बताया नहीं कि एम्बिशन होना एक सपना भी, एम्बिशन होना भी एक तरह का धन है, एक दिन काम आएगा। तो अब जो मुझे बताया गया था वो आधी इंफॉर्मेशन थी, या फिर मैंने जो, अब मैं क्या कह सकता हूँ यार, 14-15 साल का मैं, आई कैन नॉट क्लेम दैट आई वुड हैव ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड। लेकिन अब जब मुझे किसी चीज के बारे में बताया गया, जब पता चल गया पूरा का पूरा, तो ठीक हो गया, है ना, कोई परेशानी नहीं हुई। तो मैं अपने आप को ना, मेरे को प्रॉब्लम क्या हुई, मुझे मतलब जहां तक इमोशनल इंटेंगल की मेरे को जो ये लस्ट गिल्ट फियर वगैरह की इमोशंस आती हैं, ये अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप में प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो प्रॉब्लम के सिम्टम्स है। मतलब खाना सड़ेगा तो बदबू तो आएगी ना यार, बदबू आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं, वो एक क्लू है, वो एक क्लू है। प्रॉब्लम यह है खाना सड़ रहा है ना। तो मेरे को, मैं बिना पैसे के बाद भी किस तरीके से बेहतर हूं, मैं बिना गोरा हुआ भी किस तरह से हैंडसम हूं, मैं किस तरह से सुंदर हूं, मैं किस तरह से लवेबल हूं, ये नहीं पता था। अगर मुझे ये पता चल जाता कि मैं किस प्रकार से लवेबल हूं, तो मुझे किसी के पास दो चीजें फालतू हो, दो चीजें ऐसी हो, दो चीजें वैसी हो, उससे कोई प्रॉब्लम ना होती। मेरे को प्रॉब्लम जो हुई वो मेन कारण यही था, मुझे लगता था अच्छा जीवन होने के लिए, लवेबल होने के लिए ये चीज होना जरूरी है जो फलाने के पास है, वो मेरे पास है नहीं। और मेरी इमोशन जो थी सेल्फ पिटी की या कोई दूसरी इमोशन जो थी वो आउटपोर होने लगी। आज भी मुझे नहीं लगता कि इमोशन जो है अपने आप में प्रॉब्लम है, उनके नीचे की जो इन्फॉर्मेशन है ना वो इनकम्प्लीट है। तो बता रहा था मैं, जैसे कि पहले ही बताया गया, यू आर फ्लॉड। मैं तो बचपन में, मुझे पता नहीं क्या क्या कहते थे, मेरी मदर ही गाली दे देती थी कि होते ही बाप को खा गया, मतलब इस तरह की बातें, एज इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फादर्स डेथ।
अब मैं किसी के यहाँ पे जाता था, अरे यार इसके पिताजी नहीं है। मुझे ना कभी किसी से खैरात लेना पसंद नहीं आया। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार मेरे एक दोस्त है, बहुत अमीर था, उसके पिताजी खेल रहे थे, मुझे अपने घर पे लेके गए कि देख ये शूज ले ले। वो जो मेरा दोस्त था, करे वो तो चला गया, उसको भारी शूज चाहिए नहीं, ही वांटेड टू जस्ट गिव इट टू मी, बट आई डिडंट टेक इट यार, आई डिडंट टेक इट। समथिंग इन मी वाज टेलिंग नो, यू डोंट नीड इट, यू नो, एंड ही वांटेड टू शो कि भाई तुम्हारे पास जूते नहीं है, तुम्हें जरूरत है। मैंने नहीं लिए यार, पता नहीं कहां से थी, है ना। अच्छा वो तो एक गई बात हो गई, पर किस प्रकार से मेरा जीवन आज अच्छा है, किस प्रकार से मैं सिक्योर हूं, किस प्रकार से मैं प्रोटेक्टेड हूं, ये मुझे ए में आके पता चलने लगा। और जब मुझे पता चलने लगा तो मुझे वो जो जिससे मैं अपने आप को जिंदगी भर कंपेयर करता रहा और छोटा पाता रहा, मैंने उससे कंपैरिजन ही छोड़ दिया। छोटे बड़े की बात छोड़ो यार, बहुत सी चीजें हैं जो उसमें अच्छी हैं, अब बहुत सी चीजें मेरे में है जो अच्छी है, हजारों चीजें मेरे में अच्छी है, हजारों चीजें उसमें अच्छी हैं। तो मेरी जो अजम्पशन है ना कि भैया ये तो मैं पैदा ही फ्लॉड हुआ हूं, जब मेरे अंदर ये होती है ना, वी आर बॉर्न सिनर्स। आदमी करप्ट होते हैं, आदमी ग्रीडी होते हैं, आदमी चालाक होते हैं, आदमी में फ्लॉज होते हैं। जब मैं फ्लॉ की नजर से पूरी दुनिया को देखने लगता हूं ना, तब मेरे को बहुत इमोशनल प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम होती है। अब मैं एक बार अपने मैं यहाँ पे पौंडीचेरी में ही था, और पौंडीचेरी में ही था तो किसी ने मुझे कॉल किया कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा बेटा बीमार है, और कोई शायद 29 या 28 तारीख थी, मतलब मैं महीने के एंड सैलरी से 1-2 दिन पहले की तारीख थी। और मैंने कहा मैं यहाँ आऊंगा, 1-1.5 घंटे में आऊंगा, मैं तुझे मिल लूंगा। कहते नहीं यार, आई नीड मनी इमीडिएटली, आई नीड 500 रुपीज। तो मैंने कहा देख 500 तो मेरी जेब में नहीं पड़े हुए हैं, 400 कुछ पड़े हुए हैं अभी। कहता मुझे उतने दे दो, उसमें ही काम चल जाएगा। एनीवे आई रोड बैक टू पौंडीचेरी, आई वाज अबाउट 13 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर इन अ प्लेस कॉल्ड ऑरोविल। मैं आया एंड आई मेट दैट गाय, ही वाज वेटिंग फॉर मी फॉर 1 आवर। तो मैंने उसको पैसे दे दिए। उसने कहा कि जैसी सैलरी मिलेगी मैं तुझे वापस कर दूंगा, ठीक है, और क्या क्या चला गया। अच्छा मुझे पता नहीं क्यों मालूम था कि ही विल नॉट रिटर्न द मनी, पर मैंने फिर भी सोचा यार इतनी मेहनत करी है, मेरा वेट कर रहा है, हो सकता है वाकई बच्चा बीमार हो। मैंने दे दिए। अच्छा दे दिए, कोई ज्यादा पैसा बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि इस आदमी ने मुझे चीट कर दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बेवकूफ बन गया। मैंने ये नहीं सोचा कि वो तो पागल आदमी है तू तो। मैंने ये नहीं सोचा कि तू तो प्रैक्टिकल आदमी नहीं है, इम्प्रैक्टिकल आदमी है, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल आदमी है। अगर मैं ये सोच लेता ना कि भाई अगर कि तू इम्प्रैक्टिकल आदमी है, तू गधा आदमी है, तो मैं उसे अक्यूज करता या अपने आप को अक्यूज करता, मैं वहीं पे नेगेटिविटी का बीज बो देता। मैंने सोचा अरे यार होगा यार, 400 रुपए कोई ऐसे 400-500 रुपए कोई मांगता नहीं, वाकई कोई जरूरत होगी, हो सकता है राशन ही ले जाए, हो सकता है बच्चे के लिए कोई गिफ्ट ही ले जाए। अरे तू सोच ले कि उसके बच्चे के बर्थडे पे तू ही गिफ्ट लेके चला गया, ऋषि राजा बन जा। और मैंने उसको पॉजिटिव एनर्जी में छोड़ दिया, मतलब पॉजिटिव एनर्जी में उस इंसिडेंट को छोड़ दिया। मुझे पता था ही विल नॉट रिटर्न द मनी। एनीवे 2 days लेटर ही स्टॉप्ड कमिंग। वो उसके बाद ऑफिस ही नहीं आया। वो 2 days लेटर क्या, 2 days लेटर तो सैलरी आई एंड ही डिडंट फाइंड हिम। मतलब मेरे पास ही बैठता था, फिर वो आया ना, वो दिखना ही बंद हो गया। लेकिन मैंने उसे एक बार भी नहीं कहा कि आदमी मुझे चीट करके चला गया, क्योंकि जैसे ही मैं कहूंगा ना ये चीट करके चला गया, मतलब तू गधा बन गया, है ना। अब भैया वही वाली बात है कि उसको कहूंगा कि चीट हो गया, वो नेगेटिव एनर्जी है। अपने आप को कहूंगा तू गधा बन गया, तू बेवकूफ बन गया, वो नेगेटिव एनर्जी है। मैंने क्या सोचा है, बाकी भाई को कोई जरूरत होगी, बस सोचना ही तो है। मुझे क्या पता वो चीट, हो सकता दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा आदमी हो। जब पता नहीं कि धर्मात्मा या चीट है, तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वही मान लो। मानने में क्या जा रहा है। तो मैंने मान लिया यार वो बहुत अच्छा आदमी है, बाकी बच्चे को कोई जरूरत होगी, बच्चा कोई खिलौना मांग रहा होगा, अब वो तेरे से ले गया। जो खिलौना तू पहुंचाना चाहता था वो उसने पहुंचा दिया, तेरा एफर्ट भी बचा लिया। ये मान के चल खिलौना तुझे ही पहुंचाना था, वो उसने पहुंचा दिया, तेरा तो एफर्ट भी बचा लिया, थैंकफुल कर दिया। मैं भूल गया। अब मेरे को कॉल आता है 3-4 दिन बाद। अब मेरी जो मतलब एक ऑफिस में है महिला, वो सारे एक्सपेंसेस वगैरह देखती है हमारे टूर्स वगैरह के। आई एम एक्चुअली अ ट्रेनर। कहती है तुमने वो बिल भरा नहीं अपने ट्रैवल का। अब वो पुराने बिल ढूंढ के कह रही है तुम्हारे उस मंथ के ट्रैवल का बिल ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो एक्चुअली कंपनी के ट्रैवल से गया था। कहती कंपनी का कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। कहती है टेक्निकली क्योंकि मुझे ऑडिट का जवाब देना होगा इसलिए मैं इस बिल को पे कर रही हूं। मैंने कहा यार मैं भाई कंपनी के ट्रैवल से गया था इसलिए बिल नहीं है।
तो कहती है नो 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 नो, देयर इज नो रिकॉर्ड दैट कंपनी ट्रैवल हैज हैपेंड एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। अब मैंने कहा देख ऋषि, ऐसा है आसमान में देख, ऊपर वाले ने अपनी इनफिनाइट विजडम, अपने असीमित ज्ञान से तुझे दे रहा है, तू चोरी तो नहीं कर रहा, तुमने तो बता दिया। अब उसने मुझे 400 रुपए मैंने दिए थे और उसमें मुझे 4000 रुपए मेरे उसमें ट्रैवल में ट्रांसफर, मतलब ऐसे ही ट्रैवल बोनस करके उसने मेरे सैलरी में ट्रांसफर कर दिए। तो हाँ दिए 400, कहाँ कमा लिए 4000, है ना। अच्छा बात वो नहीं है कि 4000 रुपए आ गए, बात खास वो है कि ये सोच के कि चल वो बच्चे के लिए गिफ्ट मैं ही ले गया, बच्चे के लिए खिलौना मैं ही ले गया, मैं तो उसी दिन राजा बन गया था। 4000 आते या 40,000 आते या 4 रुपए आते, मैं तो राजा उसी दिन बन गया था ना भाई। समंदर में 2 मग्गे अगर पानी डल जाए तो समंदर का आकार कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता, और ना भी डले तो छोटा नहीं हो जाता। तो अब तो समंदर फील करने लगा था ना अपने आप को, तो हो गई बात। अब मेरे को प्रॉब्लम क्या होती है ना कि भाई अब जीवन में क्या कई तरह की चीजें होती है ना। अब गॉड की तो इन्फिनाइट विजडम है, तो गॉड की इन्फिनाइट विजडम होती है, उसमें मैं गलत इंटरप्रेट कर लेता हूं, बिल्कुल गलत इंटरप्रेट कर लेता हूं। मेरा बेटा कहता है यार भाई मैं, अब अपने 2 साल के बच्चे के लिए कह रहा है, मेरा बेटा जो है अटेंशन सीकर है। मैंने कहा क्या भाई, क्या बोला तूने। उसका बच्चा 2 साल का था या 2.5 साल का था, मुझे इतना पता, बोल लेता था, चल लेता था, और जैसे मैं घर जाता था तो वो चाय भी बनवा देता था अपनी मम्मी से कह के। 2 साल का बच्चा कहता अटेंशन सीकर है। मैंने कहा शब्द कहां से सीखा तूने, कहता अपने ए में बताते हैं ना अटेंशन सीकर। मैंने कहा ओहो, तो तुझे 2 साल के बच्चे में अटेंशन सीकिंग कहां से दिख गई। कहता यार जब मैं टीवी देख रहा होता हूँ, टीवी के आगे आ जाता है, और मैं किससे बात कर रहा होता हूं तो मुझे डिस्टर्ब करता है। मैंने कहा बेटा वो अटेंशन सीकिंग नहीं, वो सेल्फ लविंग है। अच्छा वो बता रहा था कि मैं 1-2 बार तो चपैत भी मार चुका हूं इसके, पर मानता नहीं, फिर भी आ जाता है। मैंने कहा बेटा वो अटेंशन सीकर नहीं है, वो सेल्फ लविंग है। अच्छा बच्चों में ना वो तो भगवान के यहां से बन के आते हैं, है ना। रिगार्डलेस ऑफ वट एवर वी थिंक अबाउट दैट वी आर फ्लॉड, बेसिकली दे डू नॉट थिंक सो। बच्चों पे तो इमेंस सेल्फ लव होता है, वो अपना पेशाब भी करते हैं तो उसमें भी हाथ मार मार के खेलते हैं। पेशाब गंदा है ना ये बात तो खैर हम बाद में बताते हैं उन्हें, चलो वट एवर आर लॉजिक इज, लेकिन बच्चों में इतना सेल्फ लव होता है, वो अपनी हर चीज को पसंद करते हैं, है ना। तो मैंने बताया भैया वो सेल्फ लव से भरा हुआ है, वो चाहता है कि मुझे अटेंशन दो, आई एम वर्थ लुकिंग एट, लुक एट मी, आई एम वर्थ लुकिंग एट, वो तो सेल्फ लव है उसका। कहता है यार ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके, आगे चल के प्रॉब्लम बन जाए कभी। मैं कहा भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज मेड बाय हैंड्स ऑफ गॉड, और वो परफेक्टली मेड है, तू अपनी ओपिनियन मत लगा। क्योंकि यहां तो ओपिनियन में फंस जाते हैं ना लोग, भैया 4 लोगों को चाय पिला दी आउट ऑफ लव, अच्छा ग्रैंडियोसिटी हो गई, वाह बात ही अलग है यार। तो यहां पे अब मुझे एक अब तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने जो भगवान की दी हुई एनर्जी है ना उसे शापित बना दिया। क्यों शापित बना दिया, जानबूझ के नहीं। मेरे से जो पथ प्रदर्शक रहे हैं ना, मेरे से जो पहले के लोग पथ प्रदर्शक, मतलब ये कि स्पॉन्सर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं भैया, समाज में भी ताऊ चाचा ये सब होते हैं ना, है ना। तो इन लोगों ने अपनी ओपिनियन देनी चालू कर दी है। अच्छा उनकी गलती नहीं है, उनकी भी आशा यही है कि हमारा भला हो, उनकी भी आशा यही है कि हमारा भला हो, हम गलत रास्ते पे ना चलें, हम सही रास्ते पे चलें। लेकिन उनको भी जो पहले से समझ में, जो उनकी समझ है अपनी समझ के हिसाब से बताते हैं। अब वो देखने में आता है, मतलब उत्तर प्रदेश और हिंदी हार्टलैंड के बारे में बता रहा हूं मैं, आपका महाराष्ट्र का मुझे पता नहीं है। टीचर्स के और मिलिट्री वालों के बच्चे जो होते हैं ना, वो एकदम बिगड़ जाते हैं, दे ऑलवेज बिकम अ रिबेल, ऑलवेज। कारण क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन उनसे, डिसिप्लिन, इस समय पे ये करो, इस समय पे ये करो, इस समय पे ये करो, ऐसा करो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, उसमें वैसा होना चाहिए। अब चाहिए का मतलब क्या होता है यार, तुम्हें ऐसा होना चाहिए मतलब जैसा तू है वो ठीक नहीं है, जैसा अभी तू है वो ठीक नहीं है, जैसा तू बना है अभी लवेबल नहीं है। अच्छा एक चीज होती है बट, ये बट इतनी खतरनाक चीज होती है, मैं तो कहता हूं भाई साहब किसी को लठ मार दो, मतलब डंडी मार दो, बट मत मारो। अब जैसे कहते हैं ना, अब बेटा तू लड़का तो बहुत अच्छा है बट पढ़ता नहीं है, जैसे ही मैंने बट लगाया उसने पीछे की जो भी बात मैंने कही है ना सारी कैंसिल कर मारी।
सारी कैंसिल कर मारी। बट अब मैं कहता हूं बेटा, बेटा तो तू बहुत अच्छा है लेकिन पढ़ता नहीं है, इनडिसिप्लिन है। जब अब मेरी इंटेंशन तो सही है यार कि ये बंदा पढ़ने लगे, मतलब वो भी हो जाए, ये पढ़ने भी लगे उसके बाद तो, लेकिन जैसे मैं बट कहता हूं ना, पीछे का सारा मामला कैंसिल हो जाता है। जैसे मैं बट कहता हूं ना, उसके बाद की जो बात होती है ना, इसी बात को मैं ये भी कह सकता हूं, बेटा तू पढ़ता नहीं है पर तू लड़का बहुत अच्छा है। होता क्या है कि छोटी मोटी चीजों के ऊपर, छोटी मोटी, अगर टीवी के अंदर, मेरा जो सामने वाला टीवी है, उसका अगर कहीं से कोई छोटा सा कोई आवाज वगैरह हल्की सी ठीक ना हो तो पूरी टीवी को जला नहीं दिया जाता ना। लेकिन व्यक्तित्व के चक्कर में मैं ठीक ऐसे ही करता हूं। कोई छोटी सी चीज हो जो मुझे मेरे गणित के हिसाब से ठीक ना दिखे, मैं कहता हूं मैं आदमी बेकार हूं यार। उस आदमी ने दो गलती कर दी, किसी दिन गुस्सा आ गया, वो आदमी गुस्सैल है, पूरा का पूरा उसका जो भगवान ने डिवाइन मेकअप बनाया हुआ है उसको ही करप्ट बता देता हूं, बेकार है ना। तो मेरे को प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास ना इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम है, मेरी इंटरप्रिटेशन कुछ गलत हो गई है। और मैं इस कहानी को कई बार बता चुका हूं में, लेकिन फिर भी एक बार बता ही देता हूं। माइकल एंजेलो वाज कंटेम्पररी ऑफ लियोनार्डो दा विंची, और ऐसा माना जाता है कि इफ देयर वाज समबडी क्लोज टू हिम, इट वाज हिम, माइकल एंजेलो। तो वो ही वाज अ ग्रेट स्कल्प्टर, तो उससे पिएटा, मोजेस, एडम, इस तरह की मूर्तियां बनाता था। और बहुत ह्यूमिलिटी भरी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत दिल के मेरे करीब है। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई ये जो तू मूर्तियां बनाता है, ये सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता कैसे है, ये मोजेस, ये पिएटा, ये एडम तूने बनाई कैसे? तो उसने बहुत जवाब दिया, वो बहुत ही हम्बल जवाब लगा मुझे। उसने कहा मैं कोई मूर्तियां नहीं बनाता, ये पिएटा, ये मोजेस, ये परफेक्ट मूर्तियां जो है, ये तो ईश्वर ने पहले ही बना के डाली हुई है। मेरा काम तो इतना है कि इस पे जो एक्सेस पत्थर, एक्सेस जो शिला, जो पत्थर में से जो एक्सेस पत्थर है उसे चिजल अवे कर दूं, उसे छील छील के अलग कर दूं। मूर्ति तो ऑलरेडी अंदर है। तो मेरी कोशिश जो होती है ना कि भाई मैं अपने आप को ऐसा कर लूं तो बेहतर हो जाऊंगा, वो नौकरी पालू तो बेहतर हो जाऊंगा, 2 कोर्स पालू तो बेहतर हो जाऊंगा, 2 सर्टिफिकेट और पालू तो बेहतर हो जाऊंगा, और ये मतलब ये 4 इन्वेंट्री और बना लूं तो बेहतर हो जाऊंगा। भाई तो ऑलरेडी सुंदर है। परफेक्ट तू जो है ना, जो परफेक्ट, तू जो मतलब परफेक्ट ऋषि तो ईश्वर ने पहले ही बना के डाला हुआ है। मेरा काम तो जो एक्सेस चीजें है ना, एंजाइटी, फियर, सेल्फ पिटी, ये ड्रॉप कर देनी है, ये ड्रॉप कर देनी है। अब जैसे लाइट ऑन होती है तो अंधेरा किसी भी प्रकार का वो साफ हो जाता है ना, साफ हो जाता है ना। तो मुझे ये देखना है कि मैं किस प्रकार से सुंदर हूं। अब आदमी फियर से लड़ता रहे, मुझे फियर की प्रॉब्लम है, फियर की प्रॉब्लम है, लड़ता रहे। 5 साल लग गया, मैं तो कहता हूं 20 साल और लगा ले, अगर कुछ मिल के आ जाए तो, है ना। फियर से लड़ेगा तो फियर की गिरफ्त में आ जाएगा, या किसी और, अब किसी और चीज से लड़ेगा। तो जिस दिन मुझे सही इंफॉर्मेशन पता चल जाती है ना अपने बारे में, जब सही सही चीजें पता चलने लगती है, अपने व्यक्तित्व का नेचर पता चलने लगता है। लेकिन अगर भाई साहब मैं अपने आप को देखने लगूं ना, कहां कहां पे मैं करेज शो करता हूं, फियर तो शो करता ही हूं, पर ये भी देखने लगूं कि मैं कहां कहां पे साहस शो करता हूं, तो गेम बैलेंस होने लगेगा। एक्चुअली तो चक्कर क्या है, जो भी एनर्जी है, मैं तो यही मैंने नहीं बनाई है, तो मैं जो मैंने नहीं बनाया, मैं मान के चलता हूं ऊपर वाले ने बनाया है। तो जो भी एनर्जी है, जो भी फीलिंग है, जो भी इमोशन वो है तो ऊपर वाले की। अब गिल्ट की इमोशन क्या है यार, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं जो मुझे लगती है। होता क्या है कि एक आदमी किसी के जेब से 100 रुपए निकाल ले, और जैसे एक कहानी बताई जाती है ना खलील जिब्रान की। खलील जिब्रान बताता है कि कोई आदमी था और जा रहा था, उसे भूख लगी, तो सामने देखा तरबूज का एक खेत है। अब उसने एक तरबूज चोरी कर लिया वहां से और खाने लगा, तरबूज, वाटरमेलन। और जैसे ही वो वाटरमेलन खाया, वो फीका निकल गया, फीका निकल गया, मतलब मीठा नहीं था, टेस्टलेस था। तो ऊपर की तरफ देखता है, कहता है कि भगवान मैंने चोरी करी ना, इसलिए मुझे फीका मिल गया, मुझे दंड मिल गया चोरी का। और खलील जिब्रान कहता है कि अगर वो मीठा निकल जाता तो, अगर बाई चांस वो तरबूज मीठा निकल जाता, हे भगवान मुझे चोरी का तूने रिवॉर्ड दे दिया, इनाम दे दिया। तो
अब मेरे साथ अच्छा, मेरे को जैसे अब गिल्ट वाली इमोशन है, गिल्ट में होता क्या है कि आदमी क्या सोच रहा है, भगवान के साथ ना हिसाब बराबर करने की सोच रहा है। मेरे से गलती हो गई भगवान, मैंने तेरी कायनात में से कुछ चुरा लिया, मैंने तेरी कायनात को बदसूरत बना दिया, मैंने ये गलती कर दी, अब मेरे कारण चीजें ऐसी हैं, मुझे पनिशमेंट। अब वो भगवान से डायरेक्ट पनिशमेंट तो जाके तो अदालत में कहेगा नहीं, जाके सजा पाले, अब मामला बराबर कर दे, बैलेंस आउट कर दे। वो अपने मन में ही लगा रहता है गिल्ट में। क्यों? वो अपने आप को सजा दे रहा है और सजा कभी पूरी होती नहीं। तो वो भगवान जो मतलब जिसने ब्रह्मांड बनाया है ना, जिस ईश्वर ने, जिसने मुझे ब्रह्मांड को और पता नहीं कितने अरबों खरबों तारों को बना दिया, मैं उससे हिसाब बराबर करने की सोच रहा हूं। मतलब किसी आदमी के बारे में सोचो जो अंबानियों का अंबानी है ऊपर वाला, उसे हिसाब बराबर करने की सोच रहा हूं। मैं हिसाब बराबर करने की सोच रहा हूं ऊपर वाले से। कितनी एरोगेंट बात है। मुझे लगता है कि अगर मुझे पनिशमेंट मिलेगा, मतलब आई एम एंटाइटल्ड फॉर अ पनिशमेंट। मैं तो ऐसे ही सोचता हूं मतलब मैं गिल्ट में रहकर तो यही सोचता हूं, आई एम एंटाइटल्ड फॉर अ पनिशमेंट। पनिशमेंट मिल जाएगा तो मामला बराबर हो जाएगा। जैसे कोई आदमी होता है, चोरी कर लेता है, सजा मिलती है 6 महीने की, और 6 महीने की सजा पाके आता है, अब तो बराबर हो गया, अब तो आम आदमी बन गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सजा का कोई भी अमाउंट, अब जैसे लोग जाते हैं ना जेल खाने में, जाते हैं चोरी चकारी वगैरह जो भी करते हैं वहां पे जेल में जाते हैं, पनिशमेंट मिलता है, उसके बाद तो उन्हें सुधर जाना चाहिए ना, एकदम अच्छा नागरिक साधु बन जाना चाहिए, क्योंकि सजा गलती करी थी, गलती की सजा मिल गई है ना, तो मामला तो बराबर हो जाना चाहिए, अब तो उन्हें साधु बन जाना चाहिए। होता क्या है, आदमी प्रोफेशनल चोर बन के आता है, प्रोफेशनल क्रिमिनल बन के आता है। क्यों? क्योंकि अब तुमने लेबल लगा दिया उसके ऊपर क्रिमिनल का। अगर माफ कर देते ना, यहां पे मैं मेन बात पे इसलिए आ रहा हूं कि समय भी कम है, अगर माफ कर देते तो मामला साफ हो जाता। इसीलिए फॉरगिवनेस जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल टूल है। फॉरगिवनेस है क्या? वो जो इमोशनल इंटेंगल की बातें कर रहे थे ना, कि गांठ बंधी हुई है, जैसे उसके अलेक्जेंडर के बारे में कहते हैं कि कोई गांठ थी, उसे कोई खो नहीं पाता, नॉट मतलब नोबडी वाज एबल टू इंटेंगल, कहते हैं ना, तो नोबडी वाज एबल टू ओपन दैट इंटेंगलमेंट। वो इस तरह से फंसी हुई थी गांठ, कोई रस्सी की गांठ खोल नहीं पा रहा था। बड़े से बड़े चीते आए, अब अलेक्जेंडर भी आया, अब उसको भी लगे गांठ तो खुलेगी नहीं उससे, उसने ली तलवार, गांठ ही काट दी। तो जो चीज सॉल्व ना हो पाए ना, उसे माफ ही कर दो। तो अब चक्कर क्या, फॉरगिवनेस जरूरी क्यों है? मेरे पता नहीं कितनी सारी चीजें ऐसी पीछे फंसी हुई है, जब मैं नहीं समझ सकता। किसी लड़की को छेड़ा था, किसी के भाई के जेब से 20 रुपए चुराए थे, किसी को गाली दी थी। अब वो इंसिडेंट्स ना, मतलब पुल के नीचे से बहुत पानी बह चुका है यार, बहुत पानी बह चुका है। और ये जो अर्थ है ना, ये जो अपना यूनिवर्स है भैया, ये सेल्फ कंपनसेटिंग है, खुद का हिसाब जब भी बराबर कर देता है। आपने पेड़ काटा, बाकी के पेड़ आपसे बदला लेने के लिए नहीं चलते हैं। वो पेड़ जिसको आपने काटा है ना, वो आपसे बदला नहीं लेगा। कुदरत में वेंजेंस नहीं है, वेंजेंस मेरे अंदर है। तो अब गलतियां कर दी, अब गलती कर दी थी, किसी और ने सजा दी नहीं मुझे, मैंने किसी को गाली दी, उसने मेरे पे थप्पड़ मार दिया, मामला बराबर हो गया। मैंने उसको गाली दी, उसने मुझे, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड।